स्वागत है आपका ITNA स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलोरा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल साइट यानी कि इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ, या फेसबुक पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल पूछने का एक फॉर्मेट है, वो भी बता देता हूं। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। इसके साथ साथ जो दर्शक हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहाँ से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल से गौरंग शाह और GM फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले गौरंग जी, आपके पास आना चाहूँगा। मंडे को एक बड़ी गिरावट हुई, कल के दिन हमने देखा कि थोड़ी सी हमें खरीदारी दिखी, आज वापस थोड़ी थोड़ी गिरावट होती हुई नजर आ रही है, और रिजल्ट का सीजन भी अभी कल से ही शुरुआत हो जाएगा। TCS के रिजल्ट आ जाएंगे। तो बताइए, फंडामेंटल बेसिस पे क्या ये स्टॉक के पहले से रिएक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स भी थोड़े दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो मेरे ख्याल से सोमवार से और खास करके कल जो खबरें आई और जिस प्रकार से रुझान बाजार में हमने देखा, उठापटक का वातावरण, क्योंकि इंडिया विक्स वोलेटिलिटी अगर आप देखने जाए तो फिर से तांडव कर रही है। 13 के नीचे आई थी, फिर 14, 14.5, 15 के पार गई। और जितना वोलेटाइल इंडिया विक्स रहेगा, उतनी ही उठापटक वोलेटिलिटी हमें बाजार में देखने मिलेगी। और हमारा अनुमान ये कहता है कि जब तक यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नहीं आती इंडिया विक्स में, 13 के नीचे 12.5 या 12 के आसपास नहीं आता, तब तक ये उठापटक का सामना करना पड़ेगा। नतीजों को लेकर के पर्दे उठेंगे कल से। जिस प्रकार से दिग्गज TCS घोषणा करेंगे तीसरी तिमाही के नतीजों की, और फिर आने वाले कुछ हफ्तों तक रफ्तार तेज होगी नतीजों को लेकर के। उसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आएंगी, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप साहब अपनी ऑफिस और शपथ ग्रहण करेंगे। उनकी नीतियां, जो टिप्पणियां उन्होंने करी हैं राष्ट्रपति के चुनाव के समय अमेरिका में, टैक्स कट्स और टैरिफ हाइक को लेकर के वहां पर क्या परिस्थिति है, और फिर बजट को लेकर के। तो समीकरण ये बैठ रहा है कि, और FIs की तरफ से अगर आप देखने जाए तो थोड़ी बहुत बिकवाली भी हो रही है, लेकिन स्थानीय संस्थागत सामने खरीदारी भी कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मतलब ये दिख रहा है कि 23,300, 23,500 के आसपास थोड़ा बहुत बाजार नीचे के तरफ से ऊपर के तरफ उभरने का प्रयास करेगा। लेकिन बहुत ही अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे हम देखें, उसका अनुमान कम है। 23,700 से 23,800 के ऊपर के तरफ के दायरे बन सकते हैं। और क्योंकि नतीजों का सिलसिला शुरू होगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको ज्यादा हरकत होती हुई नजर आएगी। ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आ रहे हैं, और लेवल्स जो है निफ्टी बैंक के जो गौरंग जी बता रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे शो के सबसे पहले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश कुमार सिंह। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार जी बिल्कुल, शैलेश जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्रयागराज से। जी बिल्कुल। तो शैलेश जी, आपकी स्टॉक कौन सी है, और आप कितने लंबे अवधि तक जो है आपकी स्टॉक की होल्डिंग रखना चाहते हैं? IRFC के 600 स्टॉक हैं, 156 के रेट से। जी बिल्कुल। जो 156 का जो रेट आया है आपका, ये लार्जली आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो है लॉस में चल रही है। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स याद रखिए कि रेलवे बजट भी आने वाला है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रेलवे स्टॉक्स में हम लोग ऑलरेडी 3 से 4 सेशंस में देख रहे हैं। तो शैलेश जी, आपसे सवाल जो है ओवरऑल तो हॉरिजन के बारे में पूछ रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा कि शॉर्ट टर्म, ये ज़रा बता दीजिए आप। शैलेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है?
लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। जी जी बिल्कुल लॉन्ग टर्म रहेगा। तो अक्षय जी, ये सवाल यही है, आईआरएफसी का लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है ये बाइंग प्राइस 156 पे है करंटली देखें तो, और 140 144 के रेंज में जो है स्टॉक चल रही है। तो अक्षय जी, यहाँ से आईआरएफसी की लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या कॉल रहेगा? जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को और पूरे टीना स्वदेश को। तो आईआरएफसी की बात करें तो देखिए, गए 4 महीनों में प्राइस में काफ़ी दबाव रहा है। 200 से लेके मेरे हिसाब से 140-45 का करंट स्तर पे आईआरएफसी चल रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें और मैं मंथली प्राइस चार्ट पे इसको स्टडी करूं तो कहीं ना कहीं 120-125 जो है एक बहुत ही स्ट्रांग लॉन्ग टर्म का सपोर्ट एरिया है। तो अभी तक हालांकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेगेटिव है प्राइस स्ट्रक्चर, लॉन्गर टर्म में आईआरएफसी में कोई खामी नहीं है, होल्ड करने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, और जो सपोर्ट जोन है 130 125 वहां तक भी छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के व्यू डिफरेंट रहेंगे। पर सिंस आपका क्वेश्चन लॉन्ग टर्म की तरफ है, मैं कहूंगा आपको अभी भी बने रहना है। लॉन्ग टर्म के चार्ट्स से इंडिकेशन है कि शायद 130 125 से एक स्ट्रांग बाउंस बैक दिखे और ओवरऑल होल्ड करने की राय रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म की टारगेट प्रोजेक्शन करूं मैं तो 200 का फिलहाल टारगेट प्रोजेक्शन बैठेगा आईआरएफसी के लिए। चलिए, तो लॉन्ग टर्म में 200 का यहाँ पे टारगेट बैठ सकता है आईआरएफसी में, ये अक्षय का मानना है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और राहुल शर्मा हमारे आज के एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राहुल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश। अरे वाह, खूबसूरत जगह। ठंड का क्या आलम है वहाँ पर? मैम अभी तो फिलहाल, कल तो बहुत सर्दी थी बट आज तो धूप निकली हुई है तो अच्छा माहौल है अभी। चलिए, इसका फायदा उठाइए। आप बताइए, आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं आप? मैम एक्चुअली मेरे पास जोमेटो के शेयर थे और मैं करीबन 6-7 महीने से उसका होल्डिंग में किया हुआ हूँ। मैंने उसमें 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट भी जो है अपना बुक किया था। बट अच्छा। अभी क्या है, 223 की मेरी होल्डिंग है। हाँ। मेरे पास टोटल 1500 शेयर थे जिसमें से मैंने 750 शेयर मैंने निकाल लिए थे। अभी भी 750 शेयर मेरे पास अभी है। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें मैं एग्जिट करूँ या फिर डिप और बाई की स्ट्रेटेजी रख के मुझे क्या करना होगा? मैम समझ नहीं आ ठीक रहा। है, नजरिया आपका निवेश का ही है ना? जी मैम, मेरा नजरिया तो लॉन्ग टर्म ही था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक कर चुका था। बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये डाउनसाइड होता जा रहा है। बिल्कुल, और कल की गिरावट के बाद जिस तरह से डाउनग्रेड को लेकर रिपोर्ट आई है, यहाँ पे चिंता ज़रूर बनती हुई दिखाई देगी तमाम निवेशकों में। गौरांग से मैं एक टेक यहाँ पर लेना चाहती हूँ क्योंकि फंडामेंटली इनको रणनीति क्या अपनानी चाहिए। गौरांग, अगर आपकी कवरेज में हो तो आप क्या सलाह दे पाएंगे राहुल को? धन्यवाद कविता, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, बड़े सुलझे हुए निवेशक लग रहे हैं ये, क्योंकि निरंतर इन्होंने मुनाफा भी समेट लिया है। और कल जो कुछ रिपोर्ट आई जोमैटो को लेकर के, कुछ नीचे के तरफ के लक्ष्यांक किए, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि की परिस्थिति हो सकती है। क्विक कॉमर्स कंपनियों की श्रेणी में अगर आप देखने जाए कविता, तो जोमैटो सबसे पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई कुछ पिछले साल या उसके पहले, अगर मेरी याददाश्त सही तो 76 के आसपास मेरे ख्याल से इसका आईपीओ का फ्लोर था। हमारा अनुमान ये कहता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से तो आय आती ही रहेगी, लेकिन जो प्रोविजनिंग डिलीवरी है जिसे हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, वहां पर ब्लिंकिट की जो मौजूदगी है, जिस तरीके से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जिस प्रकार से डिलीवरी फीस चार्ज की जाती है, जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म फी चार्ज की जा सकती है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत अच्छा समय आने वाले भविष्य में आएगा। उसके साथ साथ अमूमन सभी क्विक कॉमर्स कंपनियां, चाहे वो जोमैटो हो या फिर स्विगी हो, या इस साल जैप्टो नाम की एक दूसरी क्विक कॉमर्स कंपनी है जो कि आईपीओ लेकर के आएगी, तो ये लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि बड़े छोटे मझोले शहरों में तो ये मौजूद है ही, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी जो छोटे मझोले शहर हैं और खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ये जाने का प्रयास करें, जिससे फुटफॉल बढ़ जाएगा, जोग्राफिकल रीच बढ़ जाएगी, सब्सक्राइबर बेस निरंतर बढ़ता जा रहा है। समीकरण ये करूंगा कि छोटी मध्यम अवधि में जो खबरों को लेकर के उठापटक होती है उस पर ज्यादा ध्यान न दे, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे। बिल्कुल, तो ये है व्यू गौरांग जी का जोमैटो पे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हम अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। बिल्कुल, तो आज ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ शामिल है।
स्नेहा जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए, मार्केट आज थोड़ा दबाव में नजर आ रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में आप लाए आज का रिकमेंडेशन? तो अगर आप देखें तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है ही, और निफ्टी का जो सपोर्ट है अराउंड 23,500 का ऑन द इमीडिएट बेसिस लग रहा है करके कि वो ब्रीच होने के भी चांसेस हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सेल करके ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि पीएफसीए काउंटर अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 430 के आसपास, और रीसेंट स्विंग लोज का भी अगर आप देखें तो 336 का एक सपोर्ट था जो कि अकाउंट ने आज ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि ये करेक्ट हो सकता है फर्दर, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करें। 430 के जो पुट ऑप्शन है वो बाय करना है 12 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस 7.9 का रहेगा, टारगेट 19 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस 5,300 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है स्ट्रैटेजी में, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 9,000। बिल्कुल, यहाँ पे पीएफसी पे बेयरिश व्यू आता हुआ स्नेहा जी की तरफ से। यहाँ पे 430 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लेने की सलाह। 12 रुपए के भाव से लक्ष्य देखे तो यहाँ पे 19 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस 7.9 रुपीज़ का, जिसके चलते अधिकतम मुनाफा देखे तो 9,000 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 5,300 का होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा इस रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, इसमें सोच समझ के ही ट्रेड ले। सेबी के स्टडी के अनुसार 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें ट्रेड ले। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि जोधपुर से, और यहाँ पे जो है 2 बैंकिंग नेम्स जो उन्होंने लिए हैं। इंडसइंड बैंक, जहाँ पे इनकी खरीदारी जो है 1254 के लेवल्स पे हुई है, और वही एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है खरीदारी 1172 के लेवल्स पे हुई है। तो ऑफकोर्स इसमें जो है थोड़ी सी फंडामेंटल और टेक्निकल चेक्स दोनों ही स्टॉक्स में ले लेते हैं। हालांकि देखें तो बैंक्स अभी ट्रेंड कर रहे हैं अपने लोअर एंड ऑफ द डे ट्रेड पे। इंडसइंड बैंक को आप देख लीजिए और एक्सिस बैंक को भी। और इम्पॉर्टेंटली बताया जाता है कि थोड़ी सी फंडामेंटल्स इश्यूज आ रही हैं। ऑफ कोर्स Q3 अपडेट्स में देखने मिला है, खास करके जो MFSI सेगमेंट है वहाँ पे, और ओवरऑल लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, इसमें भी एक डी ग्रोथ देखने मिला है। आज दिन के ट्रेड में भी दोनों रेड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो गौरंग जी ये बताएं कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स चेक करने चाहिए। ऑफ कोर्स ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में भी जो है क्या अट्रैक्टिवनेस आ रहा है कि और प्रेशर लगता है फर्स्ट हाफ 2026 में देखने मिल सकता है? गौरांग जी जरा बताएं। क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं तो लेवल्स की बात करने के लिए, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों ही बैंकों पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। दिक्कत है इंडसइंड बैंक में जिस स्तर पर निवेश है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए या सुलझाने के लिए हमारी राय होगी कि पहले तो इंडसइंड बैंक में आप अपना निवेश बना करके रखें। अनिवार्य ये है आपके लिए कि आप एवरेज करें। एवरेज किस स्तर पर करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको 950 के नीचे और 900 और 950 के बीच में अगर आपको मौका मिलता है, और जो कि मिलेगा क्योंकि बाजार में भी असमंजस परिस्थिति है, तब जाकर के एवरेज करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। ये इसलिए हम राय दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है वो करीबन 1120 के आसपास के लक्ष्यांक है इंडसइंड बैंक के लिए। आपने जो MFI क्षेत्र या फिर MFI लोन बुक का एक्सपोजर की जो बात की है, वो दिक्कत थी दूसरी तिमाही में, सिर्फ इंडसइंड बैंक के लिए नहीं, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी दिक्कत थी, बाकी अन्य बैंकों के लिए भी दिक्कत थी। लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से बताया कि इसका जो रुझान है वो धीरे धीरे करके सुलझता जाएगा, तीसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में, और अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा वहां पर उसकी रफ्तार और तेज होगी। तो जो परिस्थिति सुधर जाएगी तो शेयर के दामों में भी आपको धीरे धीरे इजाफे होंगे और नतीजे भी अच्छे आएंगे। अब आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी मैं एक ही राय दूंगा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया निवेश लायक पूंजी है तो निवेश बढ़ाएं। करीबन 1050 के नीचे और 1000 के बीच में, 1000 और 1050 के बीच में अगर आता है तो निवेश बढ़ाएं। 1260 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ये अनिवार्य है ये भी कहना कि अगर नतीजे सुधरते गए तो इस लक्ष्यांक में भी ऊपर के तरफ के परिवर्तन करेंगे। राइट, चलिए एक्सिस बैंक पर ये सलाह गौरांग की तरफ से आती हुई, और हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से राजेश चैटर्जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमस्कार चैटर्जी साहब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबको नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं?
मेरे पास मेरे 2 शेयर के बारे में मुझे पूछना था। एक मेरे पास है जेनटेक टेक्नोलॉजी, जिसके में मेरे पास 25 शेयर पड़े हैं एट द रेट ऑफ 215। ओके, और सेकंड है ये आपका IRB इंफ्रा। Okay. ये मेरे पास 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 58। तो इनमें मुझे क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए? IRB इंफ्रा में आपका प्राइस 58 है, बाइंग प्राइस जी 58 है ना, 65 नहीं है। सॉरी 65, सॉरी 65, चलिए ठीक है। और राइट, तो अक्षय, हम केवल IRB इंफ्रा पर ही बात कर पाएंगे, इनको सलाह दे पाएंगे। राजेश, आपका नजरिया क्या होगा IRB इंफ्रा में? राजेश, कितने समय तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म के इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। चलिए अक्षय, IRB इंफ्रा 58 की इनकी बाइंग है। जी, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट्स, मंथली चार्ट्स देखूंगा तो ये पूरा जो साल गया है 2024 का, उसमें स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है प्राइस एक्शन के तौर पे। बट आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें लॉन्ग टर्म में, तो हमने 2023 के आखिरी जनवरी दिसंबर के टाइम पे बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट देखा था IRB इंफ्रा में। वो लेवल थे करीबन 44-45 के। तो मैं मान रहा हूँ कि ऑल्दो पूरा साल पिछले साल नेगेटिव गया है, IRB इंफ्रा कहीं ना कहीं 50 और 45 के जोन में काफ़ी डिमांड एरिया है इसमें। और लॉन्गर टर्म चार्ट्स अभी भी मजबूत है, तो जो वीकनेस हुई है मेरे हिसाब से ये कवर अप हो जाएगा। लॉन्ग टर्म वाला कैंडिडेट है, आइडियली होल्ड करना बनता है। 45 एक बहुत ही अहम लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और आने वाले दिनों में अगर 50 से जो रिकवरी हमने गए महीने से देखी हुई है ये कंटिन्यू करता है, तो वापस आपको 70 या 75 के स्तर 2025 में देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है तो इतने जल्दी टारगेट्स नहीं बनेंगे, पर होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस अगर आपको रखने चलना है तो 40 का स्टॉप लॉस रहेगा, पर कुल मिला के 75 का जो लेवल है लॉन्ग टर्म में वापस आपको दिख सकते हैं। तो 40 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग टर्म में 75 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, रुके रहने की सलाह। इसी के साथ अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस खास पेशकश के लिए। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया होगा, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं स्टॉक मार्केट्स में। धन्यवाद आपका।